Well, very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra by J. Malik. I am JP Malik before you. Today, our chapter is Indian Stamp Act 1899, Part 11. में we will discuss who will pay stamp duty. Section 29, Section 31, Section 33, and Section 34. These four sections are important for examination point of view. Out of these four sections, Section 29 and Section 35 are most important sections. Generally, questions in various examination are asked from Section 29 and Section 35. So, I hope you will take care of these points. So, let us discuss Section 29. Who will pay stamp duty? Stamp duty कौन पे करेगा? ये क्वेश्चन कई बार अराइज होता है, किसको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टी को म्यूचुअली डिसाइड करके स्टैम्प ड्यूटी पे कर देनी चाहिए. करते हैं 50-50%, 40-60%, वट एवर परसेंटेज दे में फिक्स. तो पहले पॉइंट क्या है? पार्टी कैन डिसाइड म्यूचुअली, अदरवाइज सेक्शन 29 विल अप्लाई. या तो म्यूचुअली पे करें स्टैम्प ड्यूटी या फिर सेक्शन 29. अगर दोनों आनाकानी करते हैं या डिसीजन नहीं बन पाता तो वो तो सेक्शन 29 के मुताबिक पे करना पड़ेगा. बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. तो सेक्शन 29 क्या कहता है? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोविजरी नोट है. देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हैं, ड्रार है, ड्राई है एंड पेई. कभी कभी ड्राई एंड पेई एक ही हो सकता है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर डेटर पर लिखता है, वो या पे करे या पेई को पे कराए. तो ये मैंने पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, उसमें क्लियर बता रखा है. बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी हैं. ड्रार लिखने वाला है बिल ऑफ एक्सचेंज. प्रोमिजरी नोट में 2 पार्टीज, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी. तो प्रोमिजर वो प्रोमिजरी नोट लिखता है, मेकर है. तो देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज में बाय ड्रार स्टैम्प ड्यूटी ड्रार पे करेगा जो लिखने वाला है, और प्रोमिजरी नोट में बाय मेकर जिसने प्रोमिजरी नोट बनाया है. तो ये क्लियर है. तो इसके बाद ये हो गया. अब देखिए, मोर्टगेज कब होता है? जब भी लोन लिया जाता है बैंक से तो सिक्योरिटी रखी जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की. तो वहां पर जो लोन लेने वाला है वो मोर्टगेजर है, वो प्रॉपर्टी रखता है, और मोर्टगेजी जो लोन देता है वो मोर्टगेजी है. तो इस केस में इंटरेस्ट किसका है? मोर्टगेजर का, क्योंकि इसने लोन लेना है. तो ये मोर्टगेजर को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है. अब ये देखिए, इंश्योरेंस का केस है. उसमें 2 पार्टी होती हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर को पे करनी होती है स्टैम्प ड्यूटी, जो कि कंपनी है. तो लीज के केस में जो दुकान, मकान, जमीन लीज पर दी जाती है तो वो लेसर है, और जो लेसी जो लीज पर लेता है, तो वहां पर इंटरेस्ट इसका है, तो लेसी को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. कन्वेंस क्या होता है? कन्वेंस का मतलब है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर. तो ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. तो इसमें ट्रांसफरर कौन होता है और ट्रांसफरी कौन है? देखिए, जो जमीन जो ट्रांसफर करता है और जिसके फेवर में ये बायर है, तो ये ट्रांसफरी या बायर को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. पार्टीशन डीड में क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉपर्टी. जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 में डिवाइड होनी है, इक्वली होनी है, तो 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी आएगी, 4 में प्रोपोर्शनेटली स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी. या दूसरी सिचुएशन भी हो सकती है, इन प्रोपोर्शन टू द एसेट्स रिसीव्ड बाय द पर्सन. जिस
प्रोपोर्शन में एसेट्स की रिसीविंग होती है उसी में वो पे करनी होती है। तो अब सेक्शन 31 ये देखिए, ये क्या कहता है, एडजुडिकेशन का मतलब निर्णय, डिसीजन बाय कोर्ट, जो निर्णय कोर्ट के हैं, एज टू स्टैंप ड्यूटी, वही स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कितनी स्टैंप ड्यूटी बनती है, तो कितनी स्टैंप ड्यूटी पे करनी है। तो डीड फाइनल करने से पहले ड्राफ्ट तैयार होता है, तो ड्राफ्ट में सारा कुछ टैली किया जाता है, और वो ड्राफ्ट के टाइम, फाइनल स्टेज नहीं, ड्राफ्ट जब बनता है, पहले ड्राफ्ट ही बनता है सेल डीड वगैरह का, तो वहां पर कंफ्यूजन है कि कितनी स्टैंप ड्यूटी पे की जाए। तो उस केस में ये एक सिचुएशन व्हेन इट इज नॉट नोन दैट हाउ स्टैंप ड्यूटी इज टू बी लेवीड, कितनी स्टैंप, तो क्या करते हैं, एन एप्लीकेशन विद ए नॉमिनल फीस, एक फीस के साथ ₹50 टू ₹5 तक की नॉमिनल फीस के साथ एक एप्लीकेशन लगाई जाती है, फाइल की जाती है विद द कलेक्टर के पास, हु विल गिव हिज ओपिनियन विद रिगार्ड टू स्टैंप ड्यूटी। वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसमें स्टैंप ड्यूटी बताएगा कि कितनी स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो ये क्योंकि उसकी देखो, यहाँ पर कलेक्टर के पास पूरी टीम होती है, वो चेक करके इसको फाइनल करते हैं और उसको बताया जाता है, ये कलेक्टर की ड्यूटी है। अब सेक्शन 33 क्या कहता है, एग्जामिनेशन एंड इंपाउंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इफ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड। अब ड्यूली स्टैम्प नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को इंपाउंड किया जा सकता है। इफ नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इंपाउंडेड, क्योंकि देखिए कलेक्टर की पूरी टीम है तो वो चेक करती है। और ड्यूली स्टैम्प का मतलब क्या है, यहां भी समझाया है, ड्यूली स्टैम्प मीन्स प्रॉपर अमाउंट एंड प्रॉपर कैंसिलेशन। अगर ये दो काम नहीं हुए हैं तो उसको ड्यूली स्टैम्प नहीं कह सकते, और इसलिए इसी सेक्शन 33 क्या कहता है कि इंस्ट्रूमेंट को इंपाउंड किया जा सकता है। और सेक्शन 35 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल इन एविडेंस। देखिए स्टैम्प टैक्स के 3 काम हैं, नंबर 1 तो स्टेट या सेंटर की इनकम है, दूसरे ओनरशिप बताती है, और तीसरा एविडेंस, ओनरशिप का एविडेंस होता है। तो यहां पर ये कहता है इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इनएडमिसिबल इन एविडेंस में का काम नहीं करेंगे, बट इनसुफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। अगर स्टैम्प ड्यूटी पूरी नहीं दी गई है, कुछ दी गई है तो इनसुफिशिएंट है, तो उस केस में क्या होगा, उसको वैलिड माना जाएगा, इनवैलिड नहीं मानेंगे। और स्टैम्प ड्यूटी जो है 10 टाइम ऑफ इनसुफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी एज पेनल्टी कैन बी पेड। जो इनसुफिशिएंट है वो उसको 10 टाइम्स करके उसको पे किया जा सकता है और उसको सफिशिएंट बनाया जाता है। तो ये था। और ये क्या है, अनस्टैम्प्ड ड्यूटी इन क्रिमिनल केसेस, नॉट इन केसेस ऑफ सिविल में नहीं, अनस्टैम्प्ड ड्यूटी इन क्रिमिनल केस एंड गवर्नमेंट केसेस विल बी ट्रीटेड एज एन एविडेंस। वहां पर अनस्टैम्प्ड ड्यूटी भी जो है एविडेंस माना जाता है, क्योंकि देखिए क्रिमिनल केस में क्या होता है, कोई भी पिस्टल लगा के यहाँ साइन करिए तो वो अपनी लाइफ सेव करेगा, वहां स्टैम्प के चक्कर में नहीं पड़ता है। तो वहां पर इसलिए कोर्ट ने छूट दी है कि अनस्टैम्प ड्यूटी इन क्रिमिनल केसेस में उसको वैलिड मान लिया जाएगा। और गवर्नमेंट केसेस में तो आपको जैसे पता है, गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट द्वारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जाता है, वहां स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाती, सेक्शन 3 में बताया गया था। और इनसुफिशिएंट स्टैम्प ड्यूटी का कैसे पे करते हैं, जैसे सपोज 10,000 सपोज स्टैम्प ड्यूटी लगनी थी और 8,000 की स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी, तो 2,000 की स्टैम्प ड्यूटी नहीं पी, तो इसका 10 टाइम 2,000 इंटू 10 20,000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे करके इसको वैलिड बनाया जा सकता है। तो ये था 4 सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इसका ये
ग्राफ बनाया है जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में आते हैं कि कौन पे करेगा। और 35 में भी पूछा जाता है कि क्रिमिनल केस में स्टैंप ड्यूटी नहीं है, क्या वैलिड है, इनवैलिड है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।